हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे जॉन फाउल्स का द फ्रेंच लेफ्टिनेंट्स वुमन। इट्स अ वेरी फेमस वर्क इन इंग्लिश लिटरेचर। तो जो आपके सामने इमेज है दैट्स अ स्टिल फ्रॉम द मूवी। इस नॉवल को एक मूवी में अडेप्ट किया गया था, अ वेरी फेमस मूवी एट दैट। एंड ये जो आपके सामने है, शी इज़ मेरिल स्ट्रीप। आई एम श्योर आपको इनका नाम पता होगा। मेरिल स्ट्रीप, अ वेरी वेरी फेमस एक्ट्रेस इन हॉलीवुड, एंड शी पोर्ट्रेड दी जो हमारा नॉवल के अंदर मेन कैरेक्टर है सैरा वुडरफ, उनका कैरेक्टर शी इज़ द वन हु पोर्ट्रेड, वेरी वेरी फेमस। एंड नाउ वी कम टू द इंट्रोडक्शन। ओके, तो जो नॉवल है वो सबसे पहली दफ़ा 1969 में पब्लिश हुआ था और ये जॉन फाउल्स का लिखा गया तीसरा पब्लिश हुआ नॉवल था। दिस नॉवल हैज़ बीन क्लासिफाइड एज अ पोस्ट मॉडर्न हिस्टोरिकल फिक्शन नॉवल एंड इट एक्सप्लोर्स द रिलेशनशिप बिटवीन चार्ल्स स्मिथसन एंड सैरा वुडरफ। ओके, जो नॉवल है दैट बिल्ड्स ऑन जो फाउल्स की अथॉरिटी थी विक्टोरियन लिटरेचर में, द नॉवल बिल्ड्स ऑन दैट एंड इट नॉट जस्ट फॉलोज the conventions of period novels. पीरियड नॉवेल्स होते हैं लाइक जैसे वो पीरियड मूवीज नहीं होती, जैसे फॉर एग्जांपल जोधा अकबर है तो वो पुराने ज़माने में सेट है ना, वो अकबर के टाइम में। सो दोज आर कॉल्ड पीरियड ड्रामास, पीरियड वर्क्स। तो ऐसे ही ये वाला जो नॉवल है दिस इज ऑल्सो अ पीरियड नॉवल। तो जो ये नॉवल है इट बिल्ड्स ऑन फाउल्स अथॉरिटी इन विक्टोरियन लिटरेचर एंड इट फॉलोज द कन्वेंशंस ऑफ दैट पीरियड नॉवल एंड इट ऑल्सो क्रिटिक्स देम। नाउ कमिंग टू द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, तो फ्रेंच लेफ्टिनेंट वुमेन इस नॉवल के अंदर जो फाउल्स हैं वो काफ़ी सारे आइडियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं, नए आइडियाज़ को जिन्होंने ब्रिटिश सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म किया था विक्टोरियन एरा के दौरान। सी दैट वाज एन एरा जब नए नए आइडियाज़ जो थे वो निकल कर आ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है चार्ल्स डार्विन का जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन था, वो ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों की अटेंशन में, पब्लिक अटेंशन में आ रहे थे इस टाइम पर। एंड उसकी वजह से साइंस और रिलीजन के बीच में मेजर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। ओके, एंड नॉट जस्ट दैट, जो विक्टोरियन एरा था वो एक पॉलिटिकल रिफॉर्म मूवमेंट्स का भी टाइम था। तो 1867 में, एंड 1867 इज द ईयर जहां पर हमारा ज्यादातर नॉवल जो है वो सेट है। तो जो उस टाइम पर जो राइट टू वोट था उसको सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड कर दिया गया था टू ब्रिटिश वर्किंग क्लास मेन ऑल्सो। पहले वर्किंग क्लास के जो लोग थे उनको वोटिंग राइट्स नहीं थे। विमेन की तो हम बात ही नहीं करेंगे बिकॉज विमेन के पास तो वोटिंग राइट्स काफी बाद में आए थे, बट इवन नॉट ऑल मेन हैड द राइट टू वोट। एंड इट वॉज इन 1867 जब वो जो राइट टू वोट था दैट वॉज एक्सपैंडिंग अमंग्स द ब्रिटिश वर्किंग क्लास मेन। और उससे हो क्या रहा था कि जो aristocracy की पावर थी दैट वाज डिक्लाइनिंग। एंड इट वाज आल्सो अराउंड दिस टाइम जब जो women's राइट्स थे दे वर आल्सो गेनिंग पॉलिटिकल ट्रैक्ट। जो विक्टोरियन विमेन थी ना उनसे वही एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो घर की देखभाल करेंगी, यू नो, दे विल बी डोमेस्टिक एंड ऑल। उनको एनविजन किया जाता था कि वो प्योर हैं एंड पायस हैं एंड दे आर द सेंटर ऑफ द होम और अपने हस्बैंड की बात मानती हैं एंड दैट दे आर डेडिकेटेड कि अपने बच्चों का ख्याल रखने में। लेकिन जो उस टाइम पे जो विमेन थी दे वर फाइटिंग for the increased rights in marriage and they were also fighting for the right to vote. And then in 1867 जो जॉन स्टुअर्ट मिल थे उन्होंने पार्लियामेंट में प्रपोज किया द सेकेंड रिफॉर्म एक्ट। उसके अकॉर्डिंग औरतों के पास भी राइट होना चाहिए वोट करने का, पर उनका मजाक उड़ाया गया और जो ये मोशन उन्होंने रेज किया था दैट वाज डिफीटेड। सो दीज आर ऑल द चेंजेस दैट वर हैपनिंग ड्यूरिंग दिस टाइम एंड दिस इज व्हाट फॉर्म्स द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टू द नॉवल। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेटिंग, तो जो नॉवल है वो स्टार्ट होता है इन द कोस्टल टाउन ऑफ लाइम रेजिस विक्टोरियन पीरियड में इन 1867 व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। और जो कैरेक्टर्स है नॉवल के अंदर दे मूव फ्रॉम लाइम टू द बिग सिटीज ऑफ लंदन एंड एक्सेटर। नाउ कमिंग टू नैरेटर एंड द पॉइंट ऑफ व्यू, तो जो नॉवल है वो फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है, ऑल्दो वो अटेम्प्ट करता है हमें ये यकीन दिलाने की कि उसको थर्ड पर्सन ओमनिशेंट नैरेटर में लिखा गया है। जो नैरेटर है वो एक्चुअली में रियली में एक कैरेक्टर नहीं है इन द एक्शन फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द नॉवल, एंड उसकी वजह से व्हाट हैपेंस इज दैट दिस अलाउज हिम एन ऑब्जेक्टिव थर्ड पर्सन व्यू, पर ही इज अ माइनर कैरेक्टर जैसे कि हमें स्टोरी में बाद में देखने को मिलता है। तो थ्रू आउट द फर्स्ट 50 चैप्टर्स और सो जो नैरेटर है वो अपने आप को इस स्टोरी का एक पार्ट
बनाता है, जो हमारा ऑथर है ना वो एडमिट करता है टू बीइंग द नैरेटर, और वो हमें कंटिन्यूसली ये रिमाइंड कराता रहता है कि वो सिर्फ स्टोरी को नरेट नहीं कर रहा, वो उसको इमेजिन भी कर रहा है, वो कोशिश भी नहीं कर रहा ये फैक्ट छुपाने की कि वो एक नॉवेलिस्ट है। एंड ऑल्सो यू नो जो नैरेटर है वो प्लेफुली खुद को टेक्स्ट के अंदर अलग अलग तरीकों से इंसर्ट करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल जब वो टेस्टिफाई करता है ये कि उसने भी वही जग खरीदा जो सारा ने खरीदा था एग्जिटर में, बाद के कुछ एक आध चैप्टर्स में जो है ना वो नैरेटर जो है वो एज अ फिजिकल कैरेक्टर अपीयर करता है चार्ल्स और सैरा के दुनिया में। वो एक माइनर कैरेक्टर है जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो उसकी पॉकेट वॉच है ना उसको 15 मिनट पीछे करने का। वाई? सो दैट the second ending can occur, and now when he does this, okay, very very important this is, जब वो ऐसा करता है तो ये एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन बन जाता है कि वो क्या कर रहा है एज द ऑथर outside the bounds of the story, and what he is doing is कि वो narrative को manipulate कर रहा है ना। ही इज द वन कि जो सेकेंड एंडिंग अलाउ कर सकता है। एंड हाउ ही इज डूइंग दैट, वो जो पॉकेट मिनट उसने 15 मिनट पीछे करी। तो अभी जो नैरेटोरियल वॉइस है वो थ्रू आउट द नॉवल प्रेजेंट है और काफ़ी सारी प्लेसेस में वो उभर कर आती है, ये रिमाइंड कराने के लिए हमें एज द रीडर कि जो नैरेटर है वो ऑथर है और जो स्टोरी है वो एक फिक्शन है। ओके, एंड नाउ वी स्टार्ट विद द समरी। ओके, तो द ईयर इज़ 1867 और जो चार्ल्स स्मिथसन और अर्नेस्टीना फ्रीमैन है वो दोनों की एंगेजमेंट हुई है और शादी करने के लिए। जो चार्ल्स है वो एक अपर क्लास इमेच्योर पेलियोंटोलॉजिस्ट है और जो अर्नेस्टीना है वो एक अमीर ड्रेपर की बेटी है। ड्रेपर कौन होता है? जो टेक्सटाइल्स और फैब्रिक्स वगैरह बेचता है ना, दैट्स अ ड्रेपर। और पेलियोंटोलॉजिस्ट, हु इज़ अ पेलियोंटोलॉजिस्ट? तो इफ़ यू हैव सीन फ्रेंड्स तो यू वुड नो कि जो रॉस है ही इज़ अ पेलियोंटोलॉजिस्ट। तो पेलियोंटोलॉजी जो होती है इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस जो कि कंसर्न्ड होती है विद फॉसिल एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो चार्ल्स इज़ एन इमेच्योर पेलियोंटोलॉजिस्ट। तो दोनों जो हैं दे आर वॉकिंग ऑन द शोर ऑफ लाइम रेजेस एक दिन, और तब उन्हें एक अजीब सी स्ट्रेंज सी औरत दिखती है जो कि समुंदर की तरफ देख रही होती है। एंड यू नो सपोजिटली उसको एक फ्रेंच लेफ्टिनेंट से प्यार हो गया था और वो उसके वापस आने का इंतजार कर रही होती है। अब 1 साल पहले एक अमीर औरत होती है, रिलीजियस औरत होती है, मिसेस पोल्टनी करके, और उसने इस फ्रेंच लेफ्टिनेंट्स वुमन जिसका नाम सैरा वुडरफ है उसको 1 साल पहले उसने हायर किया होता है एज अ कंपेनियन। अब ये जो मिसेस पोल्टनी है ना वो एक बहुत ऑफुल सी औरत है जिसको हेल से, नर्क से डर लगता है, और वो ये उम्मीद करती है कि जो उसकी ये सैरा के प्रति चैरिटी है तो उसको अगर वो चैरिटी करेगी उसके प्रति तो उसकी खुद की सोल जो है वो बच जाएगी। उसको ये मालूम है, जो मिसेस पोल्टनी है उसको ये पता है कि सैरा ने एक फ्रेंच लेफ्टिनेंट की हेल्थ वापस ठीक करने में उनकी हेल्प करी थी व्हेन ही वाज शिपरेक्ड। एंड ऑल्दो सैरा को ये लगा था कि वो जो फ्रेंच लेफ्टिनेंट है वो उससे शादी करेगा, पर वो गायब हो गया। एंड सिंस देन सैरा हैज बीन एन आउटकास्ट। ओके, अब जब सैरा को वो देखता है, चार्ल्स देखता है बाय द शोर, तो ही गोज आउट फॉसिल्स की खोज में एंड ही एंड्स अप इन अ स्ट्रेंज विल्डरनेस, एंड दैट विल्डरनेस दैट इज कॉल्ड द अंडरक्लिफ। वहां पर उसको सैरा दिखती है ग्रास में सोती हुई। वो उठती है और चार्ल्स को देखती है कि वो उसको देख रहा है। अब जो सैरा है वो काफ़ी बार खुद आती है अकेले वॉक करती हुई अंडरक्लिफ में, ऑल्दो जो मिसेस पोल्टनी है वो उसको मना करती हैं वहाँ आने से, बिकॉज वो जो एरिया है उसको गलत एक्टिविटीज़ की जगह, इमोरल एक्टिविटीज़ की जगह माना जाता है, उससे एसोसिएट किया जाता है। पर जो सैरा है शी कंटिन्यूज टू वॉक देयर, पर अब वो एक्स्ट्रा ध्यान रखती है, प्रिकॉशंस लेती है सो एज नॉट टू बी सीन। अब अगले दिन चार्ल्स, अर्नेस्टीना और जो अर्नेस्टीना की आंट होती है मिसेस ट्रांटर, वो मिसेस पोल्टनी को विजिट करते हैं और सैरा को वहां पर उनके घर पर देखते हैं। मीनवाइल जो चार्ल्स का मैन सर्वेंट होता है सैम, उसको मिसेस ट्रांटर की जो मेड मैरी होती है उससे प्यार होने लगता है। अब कुछ दिन बाद चार्ल्स जो है वो दोबारा से फॉसिल्स की खोज में अंडरक्लिफ जाता है एंड अगेन ही रन्स इनटू सैरा। वो सैरा को बताता है कि उसको ऐसा लगता है, चार्ल्स को ये लगता है कि जो सैरा है वो एक अच्छी इंसान है एंड जो मिसेस ट्रांटर हैं वो उसकी मदद करना चाहती हैं। जो सैरा है वो ये रिवील करती है कि जो फ्रेंच लेफ्टिनेंट है उसने किसी और से शादी कर ली है एंड वो वापस उसके पास नहीं आएगा। चार्ल्स अर्नेस्टीना को या फिर मिसेस ट्रांटर को ये चीज़ नहीं बताता कि ही हैज़ सीन सैरा, एंड वो रियलाइज़ करता है कि
ही फील्स अट्रैक्टेड टू सैरा। अब जब अगली बार चार्ल्स अंडरक्लिफ जाता है तो जो सैरा है शी टेक्स हिम बाय सरप्राइज एंड शी सेज कि वो चार्ल्स को बताना चाहती है कि फ्रेंच लेफ्टिनेंट के साथ हुआ क्या था। उसको ये लगता है, सैरा को ये लगता है कि अगर वो नहीं बताएगी किसी को तो वो पागल हो जाएगी। इफ शी डज नॉट गेट टू टेल दिस टू समबडी सिंपैथेटिक तो शी विल गो मैड। चार्ल्स जो है वो इंसिस्ट करता है कि अब उनको नहीं मिलना चाहिए बिकॉज वो ठीक नहीं है, पर इवेंचुअली वो मान जाता है कि वो जल्द ही उससे मिलेगा वो स्टोरी सुनने के लिए उसकी। अब उस शाम को चार्ल्स, अर्नेस्टीना और मिसेस ट्रांटर जो हैं दे ईट डिनर विद डॉक्टर ग्रोगन। बाद में जो चार्ल्स और डॉक्टर हैं दे आर हैविंग अ ड्रिंक और वो सैरा को डिस्कस करना शुरू करते हैं। ग्रोगन जो है वो कहता है कि जो सैरा है शी हैज अ बैड केस ऑफ मेलंकोलिया और उसको बताता है कि वो तभी ठीक हो सकती है अगर वो किसी को अपनी स्टोरी बताएगी। चार्ल्स और डॉक्टर ग्रोगन जो दोनों हैं वो दोनों डिस्कवर ये करते हैं जब बात कर रहे होते हैं कि दोनों ही विश्वास रखते हैं जो चार्ल्स डार्विन की थ्योरीज हैं उनके अंदर। रिमेंबर आई टॉक्ड अबाउट द थ्योरीज ऑफ चार्ल्स डार्विन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में। Also, what is melancholia? Melancholia is severe depression. It's an archaic usage of the word which meant severe depression. Now what happens is कि चार्ल्स जो है वो सैरा से दोबारा मिलता है और सैरा उसको अपनी कहानी बताती है कि कैसे उसको फ्रेंचमैन जो फ्रेंच लेफ्टिनेंट था उससे प्यार हुआ था और उस फ्रेंच लेफ्टिनेंट का नाम क्या था, वार्गिन्स। वो बताती है दैट शी स्लेप्ट विद हिम इवन दो वो ये जानती थी कि जो ये फ्रेंचमैन है वो अपना वार्गिन्स है, ये अपना प्रॉमिस कभी नहीं रखेगा। प्रॉमिस क्या, उससे शादी करने का। शी सेज कि शी डिड इट बिकॉज शी फील्स कि जो उसकी लाइफ के सर्कमस्टांसेस हैं वो उसको कभी भी खुश नहीं रहने देंगे एंड वो चाहती थी एक आउटकास्ट बनना ताकि लोग उसकी सफरिंग को रिकॉग्नाइज करें। अब बाद में क्या होता है, सैरा एंड चार्ल्स वो सैम और मैरी को किस करते हुए देख लेते हैं। अब जब सैरा वापस लाइम अकेले जा रही होती है तो शी मेक्स श्योर कि जो मिसेस पोल्सनी की क्रूअल हाउसकीपर है मिसेस फेयरली, शी सीज हर। अब उसी दिन सेम डे जो चार्ल्स का बैचलर अंकल है सर रॉबर्ट, वो चार्ल्स को अपनी एस्टेट पर बुलाता है। चार्ल्स का ये मानना है कि जो सर रॉबर्ट है वो अपनी एस्टेट उसको देने वाला है, पर जो सर रॉबर्ट हैं वो एक्चुअली में ये अनाउंस करते हैं कि वो शादी कर रहे हैं और अगर उसका एक बेटा हो जाता है तो चार्ल्स विल नो लॉन्गर इनहेरिट द एस्टेट बिकॉज उस टाइम पर जो राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी थे उसके अकॉर्डिंग यू नीड टू हैड अ मेल हेयर, लड़कियों को प्रॉपर्टी पास नहीं की जाती थी। ओके अब जो चार्ल्स है जब वो वापस लाइम आता है इस बैड न्यूज़ के साथ, जो उसकी फियांसे है अर्नेस्टीना, शी इज आउटरेज्ड। चार्ल्स को ये पता लगता है कि जो मिसेस पोल्सनी है उन्होंने सैरा को वहाँ से निकाल दिया है, जॉब से निकाल दिया है, फायर कर दिया है बिकॉज शी वॉज वॉकिंग इन द अंडरक्लिफ और जो सैरा है शी हैज़ डिसअपियर्ड। लेकिन सारा ने चार्ल्स के लिए एक नोट छोड़ा होता है जहाँ पर वो उसको बोलती है उससे दोबारा मिलने के लिए। मीनवाइल जो सैम है उसको लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है और वो ये सोचता है कि चार्ल्स को ब्लैकमेल किया जाए ताकि वो अपनी जो उसकी खुद की ड्रीम है एक शॉप स्टार्ट करने की मैरी के साथ, वो उसको पूरा कर सके। अब जो चार्ल्स है वो डॉक्टर ग्रोगन के पास जाता है और उनको बताता है जो उसकी मीटिंग्स होती हैं सैरा के साथ उनके बारे में और जो नोट उसने भेजा है उसको, और दोनों को ये चिंता होती है कि कहीं वो सुसाइड करने की कोशिश ना करे जो सैरा है। जो ग्रोगन है वो ये मानता है कि जो सैरा है वो चाहती थी टू गेट फायर्ड। ग्रोगन बोलता है चार्ल्स को कि वो चार्ल्स की जगह सैरा से मिलेगा और उसको असाइलम लेकर जाएगा जहां पर वो रिकवर कर सके। नाउ अब जो चार्ल्स है वो सारा से मिलता है इन दी अंडरक्लिफ और वो एडमिट करती है कि वो उसने जान के मिसेस फेयरली ताकि उसको देख सके, दैट शी डिड दैट डेलिबरेटली ताकि सो दैट शी कैन बी फायर्ड। देन शी सेज कि वो चार्ल्स से प्यार करती है एंड देन दे किस एंड पर जो चार्ल्स है वो वहाँ से निकल के जाता है एकदम से एंड ही फाइंड्स कि जो सैम और मैरी हैं दे वर आउटसाइड और चार्ल्स उन दोनों को प्रॉमिस करवाता है उनसे कि वो किसी से कुछ नहीं कहेंगे एंड ही ऑल्सो मेक्स सारा अग्री कि वो लाइम छोड़कर एग्जिटर चली जाए। एग्जिटर इज द नेम ऑफ अ प्लेस। अब उस दिन जो चार्ल्स है वो लंदन जाता है अर्नेस्टीना के फादर को ये इन्फॉर्म करने के लिए कि वो शायद अब अपने अंकल का वारिस नहीं रहा है, शायद नहीं रहेगा। तो जो मिस्टर फ्रीमैन है उसके फादर होते हैं अर्नेस्टीना के, दे अल्टीमेटली अग्री टू लेट द मैरिज हैपन और वो सजेस्ट करते हैं कि चार्ल्स एक दिन उनका जो बिजनेस है ही कैन टेक ओवर दैट एंड चार्ल्स फील्स कि वो मना नहीं कर सकता बट
ही स्टार्ट्स टू हेट हिज फ्यूचर। देन व्हाट हैपेंस इज के जो चार्ल्स है वो एक क्लब में जाता है और उसको उसके कुछ जो फ्रेंड्स होते हैं कैम्ब्रिज में वो मिलते हैं एंड दे वर वाइल्ड पीपल एंड सारे के सारे यू नो दे ऑल गेट ड्रंक और सारे एक ब्रॉथल में जाते हैं। ऑल्दो वहां से जो चार्ल्स है वो जा रहा होता है रादर दैन एंगेजिंग विद द प्रोस्टिट्यूट, लेकिन उसकी नज़र एक प्रोस्टिट्यूट पे पड़ती है जब वो घर जा रहा होता है और वो उसको सैरा की याद दिलाती है एंड ही हायर्स हर। हाउएवर जब वो उसके फ्लैट में जाता है ही फील्स इल एंड एज दे आर अबाउट टू हैव सेक्स वो डिस्कवर करता है कि उस प्रोस्टिट्यूट का नाम भी सैरा है एंड ही वॉमिट्स। तो पर जो प्रोस्टिट्यूट होती है शी इज़ वेरी काइंड टू चार्ल्स और जब वो उसके लिए कैब बुलाने जाती है तो जो चार्ल्स है वो सैरा के इस प्रोस्टिट्यूट के बच्चे को कंफर्ट करता है, ही वॉज क्राइंग। अब अगली सुबह चार्ल्स को एक नोट मिलता है सैरा की तरफ से, जो सैरा वुडरफ है जो मेन हमारी हीरोइन थी सैरा, उसकी तरफ से एक नोट मिलता है जिसमें उसने होटल का नाम लिखा होता है जहाँ पर वो ठहरी हुई है एक्सिटर में। जो सैम है वो अपना सपना बताता है कि वो एक दुकान वो एक शॉप स्टार्ट करना चाहता है और वो साफ साफ बोलता है कि चार्ल्स से कि उसको कुछ पैसे चाहिए होंगे उसके लिए। चार्ल्स कहता है कि वो उसको पैसे शादी के बाद दे पाएगा। देन चार्ल्स और सैम जो हैं दे टेक द ट्रेन टू एक्सिटर एंड देन दे रिटर्न टू लाइम। चार्ल्स और अर्नेस्टीना दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर और जो मिसेस पोल्टनी है शी डाइज एंड शी गोज टू हेल। हाउएवर जो नैरेटर है वो एडमिट करता है कि ये जो एंडिंग है दिस इज फॉल्स एंड ये जो एंडिंग है दिस इज व्हाट चार्ल्स वुड वांट टू हैपन, दिस इज व्हाट चार्ल्स वांटेड टू हैपन। इन रियलिटी जब चार्ल्स आता है एक्सिटर में तो वो सैरा के होटल में जाता है और उसके अंकल में चोट लगी होती है एंड ही गोज अप टू हर रूम एंड दे बोथ हैव सेक्स एंड जो चार्ल्स है वो कहता है कि आई विल मैरी यू, बट जो सैरा है शी प्रोटेस्ट। तो जब चार्ल्स कपड़े पहन रहा होता है ना तो वो देखता है कि उसकी शर्ट पर ब्लड है एंड ही रियलाइजेस कि जो सैरा है शी वॉज अ वर्जिन और जो उसने वार्गन्स के बारे में बताया था उसने झूठ कहा था। तो वो जो चार्ल्स है ही इज शॉक्ड एंड ही इज कंफ्यूज्ड, लेकिन जो सैरा है वो उसको जाने के लिए बोलती है एंड शी मेक्स हिम लीव। चार्ल्स जो है वो एक चर्च में जाता है एंड ही डिसाइड्स कि वो सैरा से शादी करेगा इंस्टेड ऑफ अर्नेस्टीना। अब अगली सुबह जो चार्ल्स है वो सैम को सैरा के पास भेजता है एक लेटर के साथ जहाँ पर वो उसको बताता है कि वो जो उसकी एंगेजमेंट है अर्नेस्टीना के साथ वो तोड़ रहा है और अगर सैरा भी उससे एज इन चार्ल्स से शादी करना चाहती है तो जो वो ब्रूच वो भेज रहा है शी शुड कीप इट एंड इफ शी डज नॉट वांट टू मैरी हिम देन वो उसको वापस भेजते सैम के साथ। पर जो सैम है ही ब्रिंग्स नथिंग बैक। अब होता क्या है कि जो चार्ल्स है वो लाइम जाता है और अर्नेस्टीना से बोलता है कि पहले वो उससे गलत कारणों की वजह से शादी करने वाला था पर वो अब किसी और से प्यार करता है। जो अर्नेस्टीना है शी प्लीड्स विद हिम और फाइनली शी कोलैप्सेस। जो चार्ल्स है वो डॉक्टर ग्रोगन को बुलाकर लाता है। जब सैम को ये पता चलता है कि चार्ल्स ने क्या किया है तो ही क्विट्स। कौन? सैम क्विट्स। अब जो डॉक्टर ग्रोगन होते हैं आफ्टर ही टेंड्स टू अर्नेस्टीना वो चार्ल्स को विजिट करते हैं और उसको कहते हैं कि जो वो कर रहा है चार्ल्स जो कर रहा है हाउ मॉरली डेस्पिकेबल दैट इज़ और उसको अपनी पूरी बाकी की ज़िंदगी गुजारनी होगी ये प्रूव करने में कि जो उसने चूज़ किया था दैट वॉज फॉर द राइट रीजन्स। जो चार्ल्स है ही रिटर्न्स टू एक्सिटर पर जब वो सैरा के होटल में जाता है तो उसको पता चलता है वहाँ पर कि जो सैरा है शी इज़ गॉन टू लंदन और उसने कोई भी तरीका नहीं छोड़ा कि कैसे चार्ल्स उसको कांटेक्ट कर सके। चार्ल्स ये डिस्कवर करता है कि सैम ने कभी उसका लेटर डिलीवर ही नहीं किया था। अगली सुबह ऑन द ट्रेन टू लंदन जो नैरेटर है वो चार्ल्स के कंपार्टमेंट में ही बैठता है एंड ही ट्राइज टू फिगर आउट कि अब इसके साथ क्या किया जाए। अब नैरेटर जो है वो ये डिसाइड करता है दैट ही मस्ट शो टू पॉसिबल एंडिंग्स। ओके सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एंडिंग जो वो शो करता है नैरेटर उसमें जो चार्ल्स है वो पूरे लंदन में सैरा को ढूंढता है पर टू नो अवेल उसको वो मिलती नहीं है। जो मिस्टर फ्रीमैन है और जो उसके लॉयर्स हैं वो चार्ल्स को फोर्स करते हैं एक कन्फेशन ऑफ गिल्ट साइन करने में ये कहते हुए कि चार्ल्स का एक अफेयर था और उसने अपना प्रॉमिस तोड़ा अर्नेस्टीना के साथ बिना किसी वजह से विदाउट एनी कॉज। जो चार्ल्स है ही बिकम्स डिप्रेस्ड और वो 1.5 साल के लिए यूरोप ट्रैवल करता है एंड ही फाइंड्स जॉय इन नथिंग। मीनवाइल जो सैम है वो मिस्टर फ्रीमैन के स्टोर में काम करता है एंड ही बिगिंस टू बी सक्सेसफुल। एक दिन जो मैरी है वो सैरा को देखती है गोइंग इनटू अ हाउस इन चेल्सी। चार्ल्स जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स जाता है और काफ़ी ट्रैवल करता है। एक दिन उसको एक टेलीग्राम मिलता है उसके लॉयर से जो चार्ल्स को बताता है दैट
ही हैज़ फाउंड सैरा। जो चार्ल्स है वो वापस लंदन आता है और उस घर में जाता है जहाँ सैरा रह रही होती है, एंड दैट हाउस इट्स ओन्ड बाय द पेंटर दांते गैब्रियल रोसेटी, डीजी रोसेटी, जो क्रिस्टीना रोसेटी के भाई थे. क्रिस्टीना रोसेटी इज द वन हु रोट गॉबलिन मार्केट, एंड डीजी रोसेटी हिमसेल्फ वाज अ वेरी फेमस पेंटर थे, राइटर थे, एंड प्री राफेलाइल ब्रदरहुड के मेंबर थे. वो वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन लिटरेचर. जो सैरा है शी इज वर्किंग एज हिज असिस्टेंट. किसकी असिस्टेंट? रोसेटी की असिस्टेंट. और सैरा को ये लगता है कि पहली बार दैट शी बिलोंग्स समवेयर. जो चार्ल्स है वो उसको बचाने आता है, पर जो सैरा है शी डज नॉट वांट टू बी सेव्ड. सैरा चार्ल्स को कहती है कि दे कैन नॉट बी टुगेदर, और ये सुन के बहुत गुस्सा आता है चार्ल्स को, एंड दे स्टार्ट आर्ग्यूइंग. अब जैसे ही चार्ल्स जाने वाला होता है वहां से, सैरा चार्ल्स को ये बताती है कि उसको एक बच्चा हुआ था और वो जो बच्चा है वो चार्ल्स का है. एंड यू नो दिस इज द फर्स्ट एंडिंग कि नाउ फाइनली देयर सीम्स टू बी सम होप फॉर देम एज अ फैमिली. लेकिन जो नैरेटर है वो एक और सेकंड पॉसिबल एंडिंग प्रेजेंट करता है. इस सेकंड एंडिंग में जब चार्ल्स और सैरा आर्ग्यू कर रहे होते हैं ना, उसके बाद जो है चार्ल्स ये परसीव करता है कि जो सैरा है वो उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रही है ताकि उन दोनों के बीच में एक प्लेटोनिक रिलेशनशिप रहे. जो चार्ल्स है वो मना कर देता है और उस घर से चला जाता है बिना उस बच्चे को देखे, बिना अपने बच्चे को देखे, बिना उससे मिले. वो ये रियलाइज करता है दैट लाइफ कैन नॉट बी सॉल्व्ड, लेकिन लाइफ इज समथिंग जिसको आपको एंड्योर करना होगा. एंड दिस इज द सेकंड पॉसिबल एंडिंग, एंड दिस इज हाउ द नॉवल एंड्स. आई विल जस्ट बी टॉकिंग अबाउट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम इन दिस टेक्स्ट, विच इज फिक्शन, हिस्ट्री एंड रियलिटी. तो जो फ्रेंच लेफ्टिनेंट वुमन है, इट्स अ वर्क ऑफ हिस्टोरियोग्राफिकल मेटाफिक्शन. ये जो टर्म है हिस्टोरियोग्राफिकल मेटाफिक्शन, ये रेफर करता है एक ऐसे फिक्शन के वर्क को जो कि हिस्ट्री में बेस्ड होता है एंड which draws attention to its own quality of being imagined rather than real. तो इस नॉवल के अंदर फॉर एग्जाम्पल जो नैरेटर है वो काफ़ी बार कमेंट करता है ऑन द प्रोसेस ऑफ इन्वेंटिंग प्लॉट या फिर कैरेक्टर, जो कि रीडर को ये याद दिलाता है कि जो इवेंट्स को डिस्क्राइब किया गया है वो पास्ट में उन्हें मिले नहीं हैं. दे हैव नॉट बीन फाउंड इन द पास्ट, बट उनको इन्वेंट किया गया है एक पर्सन के द्वारा. फाउल्स इस टेक्निक को यूज करते हैं कमेंट करने के लिए ऑन द नेचर ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट, एंड ऑल्सो ऑन द पैरेलल्स बिटवीन फिक्शन एंड हिस्ट्री. अब ये वाला जो लैटर कॉन्सेप्ट है, द पैरेलल्स बिटवीन फिक्शन एंड हिस्ट्री, तो ये बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको दिखता है कि जो फाउल्स की चॉइस है टू मॉडल दिस नॉवल ऑन द जॉनर ऑफ द विक्टोरियन नॉवल विच हैज़ मैनी सिमिलैरिटीज टू हिस्ट्री बुक्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो विक्टोरियन नॉवल है काफ़ी हिस्ट्री बुक्स की तरह, उनमें भी एक ओमनिशेंट नैरेटर हुआ करता है और एक कमिटमेंट हुआ करता है टू एब्सोल्यूट रियलिज्म. एब्सोल्यूट रियलिज्म माने कि वो इवेंट्स को ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे कि वो ऑब्जेक्टिव या फिर नेचुरल हो इंस्टेड ऑफ बीइंग इन्वेंटेड. तो अब इस विक्टोरियन नॉवल का जो उन्होंने फॉर्म लिया उसके अंदर उन्होंने एक ऐसा नैरेटर डाल दिया जो कि इंटरजेक्ट करता रहता है बीच बीच में विद अनसर्टेनिटी एंड बायस्ड ओपिनियन के साथ, और जहाँ पर वो एडमिट करता है ऑफ हिज ओन रोल in inventing and shaping the story. तो जब फाउल्स ऐसा करते हैं ना तो वो सजेस्ट करते हैं the extent to which stories are always fictions, चाहे वो true हो या ना हो, but they are always fictions in the sense कि they must be reimagined and retold by people. Thus जो फाउल्स हैं वो रीडर से ये कहते हैं कि जो उनका परसेप्शन है रियलिटी और हिस्ट्री का उसको कंसिडर करें वो, और उसको देखें कि हाउ दैट इज शेप्ड बाय पार्शियली इमेजिन्ड नैरेटिव्स जिनको ट्रूथ की तरह प्रेजेंट किया जाता है. एंड विद दिस आई वुड लाइक टू रैप अप टुडेज वीडियो. आई hope you liked it, and in case you did, then do not forget to like, comment and subscribe. Thank you so much.